Good morning students. Today in the economics class 10th second chapter सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जो सेक्टर्स होते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के, देयर आर बेसिकली 3 सेक्टर्स। यहाँ हम पिक्चर्स देख रहे हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स। इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं एक पोर्टर क्या कर रहा है, मिट्टी से ईंटों को बना रहे हैं। यू विल फाइंड, आप ये पाएंगे कि पीपल आर एंगेज, लोग अलग अलग वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटी, इनमें से कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, और कुछ ऐसी होती हैं जो सेवा देने वाली होती है, जैसे होटल है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, टीचर है, डॉक्टर है, ये सर्विस सेक्टर कहलाते हैं। These activities are happening around us every minute. हर मिनट में, जैसे हम देखते हैं सड़कों पर टैक्सी चलाते हुए लोग दिखते हैं, सर्विस सेक्टर में आएगा। शॉपकीपर, दुकानदार दिखते हैं हमें, या डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, तो ये सर्विस सेक्टर्स में माने जाते हैं। हर मिनट में हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने चारों ओर होती हुई दिखाई देती है। इवन एज वी स्पीक, यहाँ तक कि जो हम बोल रहे हैं, एज वी स्पीक, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। हम जो ये एक्टिविटी देखते हैं, आखिर वो एक्टिविटी को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी है। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप दैम यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। दिस ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर। देयर आर मैनी एक्टिविटी, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटियाँ होती हैं। दे आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से करते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज में हमें दिखाई देते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। अगर हम कल्टिवेशन करें कॉटन का या वीट का या राइस का, जो भी हम क्रॉप्स उगाते हैं, इट मीन्स एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इट टेक प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन में हम देखते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट की ग्रोथ के लिए वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर। पूरी तरीके से हम नेचुरल फैक्टर पर ही डिपेंड नहीं होते, लेकिन बहुत हद तक नेचुरल फैक्टर्स पे हम डिपेंड होते हैं, जैसे कि रेनफॉल है, बारिश का होना, सनशाइन, धूप का होना, और क्लाइमेट का अच्छा होना। यानी इन 3 फैक्टर्स तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, जो क्या है, बेसिकली नेचुरल फैक्टर माने जाएंगे। सनशाइन है आपका, क्लाइमेट है आपका, और इसके साथ साथ रेनफॉल, बारिश, धूप और क्लाइमेट। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटीज, कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। जो कॉटन है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है हमारा। सिमिलरली इन द केस ऑफ एक्टिविटी, अगर हम बात करें डेयरी की, वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस। डेयरी के लिए हम बायोलॉजिकल प्रोसेस पर डिपेंड होते हैं। एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर, सिमिलरली हमने डेयरी में देखा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर, बायोलॉजिकल में हमें जानवरों के साथ साथ जानवरों का चारा अवेलेबल होना भी ज़रूरी है। प्रोडक्ट ईयर, जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वो है मिल्क, ऑल्सो इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। लेकिन हमें, अगर हम चारा अवेलेबल होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें गाय से दूध ज़्यादा मिलेगा। सिमिलरली मिनरल्स को अगर हम देखें, और देखें, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड, जब हम कोई गुड मैन्युफैक्चर करते हैं, किस तरीके से, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम यूज करने के बाद किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटी और प्राइमरी एक्टिविटी कहलाएगा। When we produce a good by exploiting natural resources, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोइट करके हम वो चीज़ बना रहे हैं। सपोज हम माइनिंग कर रहे हैं, डेयरी, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटी में हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं या एक्सप्लोइट कर रहे हैं हम उसे। मैंने आपको बताया बेटा, एफॉरेस्टेशन नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग,
हंटिंग, डेयरी, दीज कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके करते हैं। वाई प्राइमरी, ये प्राइमरी क्यों है? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। नेचुरल रिसोर्सेज ही अदर रिसोर्सेज के लिए एक बेस, आधार का काम करते हैं अदर प्रोडक्ट के लिए। सपोज करो हमें मस्टर्ड ऑयल चाहिए, तो मस्टर्ड ऑयल तब बनेगा जब हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में मस्टर्ड होगा, या शुगर हमें तब मिलेगी जब हमारे पास शुगर केन होगा। जैगरी तभी बनेगी, जैगरी और शुगर, जब हमारे पास शुगर केन होगा। तो दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें नेचर से मिलते हैं, विच वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के द्वारा। डेयरी है, जैसे फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, दिस सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है, जो हम नेचुरल रिसोर्स को यूज करके करते हैं। सेकंड सेक्टर की अगर हम बात करें, सेकेंडरी सेक्टर कवर एक्टिविटी, वो ऐसी एक्टिविटी को कवर करता है इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या है, चेंज होते हैं इनटू अदर फॉर्म। अदर फॉर्म में दो वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग का एक तरीका हो सकता है दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिसमें हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी करते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, प्राइमरी एक्टिविटी के बाद ये नेक्स्ट स्टेप कहलाता है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर, ये जो प्रोडक्ट है नेचर, जैसे प्राइमरी सेक्टर में तो नेचर के द्वारा प्रोड्यूस होता है चीज़ें, जैसे मिनरल्स हैं, आपकी फॉरेस्ट हैं। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर बट इट हैज़ टू बी मेड, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। मानो कॉटन है, वो नेचुरल रिसोर्स है, प्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग ने किया है उसका बेशक, लेकिन वो नेचुरल है। क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल और ये जिम्मेदार होते हैं इसमें, बट इट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस लगती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। कॉटन से अगर हम क्लोथ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। देयर कुड बी इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में किया जा सकता है मैन्युफैक्चर, किसी वर्कशॉप में किया जा सकता है, या घर में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन एक फाइबर है, रेशेदार फसल है, वो प्लांट से हमें ऑब्टेन होती है। वी स्पिन यान, हम क्या करते हैं, इसका यान बनाते हैं। एंड वेव, और फिर से कपड़ा काटते हैं। यूजिंग शुगर केन, ऐसे शुगर केन को भी हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। रॉ मटेरियल से हम उसे जैगरी या शुगर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, शुगर या गुड़ बनाते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक, अर्थ यहाँ पर मिट्टी से रिलेटेड है, हम मिट्टी को किस में कन्वर्ट करते हैं, ईंटों में कन्वर्ट करते हैं। एंड यूज ब्रिक्स, और उन ईंटों से फिर अपना घर या बिल्डिंग्स को बनाते हैं। ठीक, यानी मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं प्राइमरी सेक्टर को, बल्कि उसको हम सेकेंडरी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करते हैं। मानो हमने लकड़ियाँ ली, वो प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, बहुत सारी लकड़ियाँ, वुड्स, उसको हमने फर्नीचर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो आपका प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाएगा। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएट विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल, इसीलिए क्योंकि इंडस्ट्री में ये बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं प्राइमरी सेक्टर की, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाता है। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज ए थर्ड कैटेगरी, एक तीसरी कैटेगरी है प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी का दूसरा नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि उसमें हम मैन्युफैक्चर चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तीसरा जो सेक्टर आता है, थर्ड कैटेगरी, एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर द टर्सरी सेक्टर, जो टर्सरी सेक्टर कहलाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, ये अन्य दो से अलग है। दीज आर एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये जो एक्टिविटीज हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। दीज एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड, ये जो ऐसी एक्टिविटी है बाय देमसेल्फ, ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बल्कि
प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करती हैं, इसलिए इनको टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ये कुछ तो प्रोडक्शन करती नहीं है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ने का काम करती है। These activity by themselves do not produce goods for production. For example, goods that are produced. जो गुड्स प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट ट्रक्स और ट्रेन के द्वारा किया जाता है और होलसेल और रिटेल की दुकानों में बेचा जाता है। इन्हें टर्सरी सेक्टर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। तो जो लोग ट्रांसपोर्ट में इंगेज हैं, दोज पीपल हु आर इंगेज इन ट्रांसपोर्ट दैट आर कंसिडर एज अ टर्सरी सेक्टर में कंसिडर किए जाते हैं वो। एट टाइम इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स। एट टाइम्स यह जरूरी है कि इनको किस में स्टोर किया जाता है, गोडाउन में स्टोर किया जा सकता है कुछ समय के लिए। वी ऑल्सो may need to talk to other over टेलीफोन और सेंड लेटर। अगर हम टेलीफोन की बात करें या सेंड लेटर्स को अगर हम भेजें कम्युनिकेशन, या मनी बोरो करते हैं हम बैंक से जो प्रोडक्शन और ट्रेड व्यापार करने के लिए मदद करते हैं, वो भी सर्विस सेक्टर में आएंगे। आपका बैंक है, आपका टेली कम्युनिकेशन है, आपका पोस्ट ऑफिस है, या आपका स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, होटल्स हैं, या आपके सेवा देने वाले क्षेत्र हैं। टूरिज्म है आपका, टूरिज्म भी सर्विस सेक्टर में आएगा। या फिल्म सिटी है, वो भी सर्विस सेक्टर में आएगी आपकी। एक दुकानदार है जो ग्रोसरी का सामान लेके बेचता है, वो भी आपकी सर्विस सेक्टर में आएगा, सेवा दे रहा है वो आपको। बैंकिंग ट्रेडर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी सिंस दीज एक्टिविटी जनरेट सर्विसेज। हालांकि ये जो सर्विसेज हैं ये ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। सर्विस सेक्टर जो इंक्लूड हैं सम इसेंशियल सर्विसेज जो हमारे पास दैट में नॉट डायरेक्टली हेल्प, जो डायरेक्टली तो मदद नहीं करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अब टीचर कोई डायरेक्टली प्रोडक्शंस तो करता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो वी रिक्वायर टीचर, हमें अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है। डॉक्टर्स दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज, जो क्या करते हैं पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वॉशरमैन है, बार्बर है, कॉबलर है, लॉयर है, एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेशन, जो क्या करते हैं डेली के क्रियाकलाप प्रशासनिक काम करते हैं। इन रिसेंट टाइम पे हम देख रहे हैं सर्टेन न्यू सर्विसेज भी आई हैं आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ आए हैं, वो सर्विस सेक्टर में माना जाता है। कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ऑल्सो बिकम, जो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कंपेयरिंग टू दीज थ्री सेक्टर, अगर हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को कंपेयर करते हैं कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम ये देख रहे हैं कि आज के डेट में टर्सरी सेक्टर बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है लोगों को। वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें क्या है हम देखते हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, सेवाएं हैं। थ्री सेक्टर्स है द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ऑल द थ्री सेक्टर, इन सभी तीन सेक्टर में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग क्या इंगेज हैं। पीपल वर्किंग इन टर्म टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। द नेक्स्ट स्टेप therefore is to see how much good and services are produced। हम इसमें ये देखते हैं कि पीपल वर्किंग, जो लोग काम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर कितने गुड्स, कितने वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, और ये देखना पड़ेगा कि हर सेक्टर में आखिर कितने लोग काम करते हैं। विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, और टोटल प्रोडक्शन में कितने लोग डोमिनेंट हैं, और एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलता है। वाइल अदर सेक्टर आर रिलेटिव, जबकि जो अदर सेक्टर हैं वो साइज में क्या हैं, काफ़ी छोटे हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज,
हम कैसे वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, और कैसे हम टोटल प्रोडक्शन क्या करते हैं देखते हैं इस सेक्टर में, विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। अगर हम देखें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस होते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा, यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क, ये सोचना बहुत इम्पॉसिबल टास्क होगा। नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, ना केवल बड़ा होगा ये टास्क, यू माइट ऑल्सो वंडर, ये सोचने में आश्चर्य भी होगा कि हाउ वी कैन ऐड अप कार एंड कंप्यूटर एंड नेल्स एंड फर्नीचर, इट वोंट मेक सेंस। हम कैसे इनको इंक्लूड कर सकते हैं कि कितनी कारें बनी, कितने कंप्यूटर, कितने नेल्स फर्नीचर बिका। यू आर राइट इन थिंकिंग सो। टू गेट अराउंड दीज प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स सजेस्ट करते हैं दैट एडिंग ऑफ द एक्चुअल नंबर, इसको एक्चुअल नंबर से हम कंपेयर करें, ये वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हमारे पास 10,000 kg ऑफ वीट 8 पर kg के हिसाब से हमने क्या किया है उसको बेचा है। द वैल्यू ऑफ वीट विल बी रेस 80,000, द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट जो है 10 कोकोनट के बराबर है, रेस्ट 10 कोकोनट विल भी कितना हो जाएगा, अगर 10 रुपए के हिसाब से मिल रहा है तो कितने के हो गए 5,000 कोकोनट 50,000। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो तीनों सेक्टर में है वो क्या किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। रिमेंबर हमें ये करना होगा, देयर इज वन प्रिकॉशन, एक सावधानी रखनी होगी, वन हैज टू टेक, नॉट एवरी गुड्स, जो सभी गुड्स एंड सर्विसेज देश में हम प्रोड्यूस करते हैं वो सभी एंड सोल्ड नीड टू बी, और जो भी बिकती हैं हर गुड्स को तो हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि जो चीज़ें बिक जाती हैं सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, जो बिक जाती हैं वही काउंट की जाती हैं। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड फाइनल गुड्स सर्विसेज कहते हैं। टेक फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे फार्मर वीट को सेल करता है 8 रुपये पर केजी के हिसाब से फ्लोर मिल को, यानी 8 रुपये किलो के हिसाब से क्या देता है वो आटा देता है, किसको, एक फ्लोर मिल को। द मिल ग्राइंड्स द वीट एंड सेल द फ्लोर इनटू बिस्कुट कंपनी, जो मिल ग्राइंड्स है वो क्या करती है, ग्राइंड्स करती है वीट को एंड, अच्छा वीट देता है वो किसान, और वो फ्लोर मिल क्या करती है 8 रुपये के हिसाब से वो वीट खरीदती है और फिर उसको आटा बना के एंड सेल फ्लोर, और उसका आटा बेच देती है बिस्कुट कंपनी को 10 रुपये किलो में, यानी उसे 2 रुपये का उसे अर्निंग हो रहा है। द बिस्कुट कंपनी फिर उसमें उस आटे को उसमें चीनी मिक्स करके और तेल लगा के 4 पैकेट ऑफ बिस्कुट, 4 पैकेट बिस्कुट बनाती है। जब वो 10 रुपये किलो आटा खरीद रही है फ्लोर मिल से, उसमें चीनी यूज करके और तेल यूज करके 4 पैकेट बिस्किट के बनाती है और उस बिस्कुट को बाजार में 15 रुपये में बेच देती है। बिस्किट आर द फाइनल गुड्स, और जो बिस्किट हैं वो क्या कहलाएंगे, फाइनल गुड्स कहलाएंगे, गुड्स दैट रीच टू द कंज्यूमर, और वो गुड्स जो कंज्यूमर के पास पहुंच के कंज्यूमर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। जब कंज्यूमर के हाथों में आ गया वो बिस्कुट का पैकेट तब वो उसको फाइनल गुड्स कहलाएगा। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, आखिर क्यों गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही काउंटेड किए जाते हैं इसमें, इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर, जैसे कि गेहूं और गेहूं का आटा, इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं जो गेहूं है
और गेहूं का आटा है वो इंटरमीडिएट गुड्स में कहलाते हैं, क्योंकि वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज अप इन प्रोड्यूसिंग, और इंटरमीडिएट गुड्स वो कहलाते हैं जो फाइनल गुड्स को बनाने में मदद करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में देख सकते हैं आप इनको। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स हैं विच आर यूटिलाइज फॉर मेकिंग फाइनल गुड्स। आपकी समझ में आया होगा। इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो फाइनल गुड्स को या सेवाओं को बनाने में मदद करते हैं, और जो वैल्यू है फाइनल गुड्स की ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स, और इसकी वैल्यू सभी इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करके मानी जाती है, दैट आर यूज इन मेकिंग द फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स को बनाने में मदद करते हैं। हैंस द वैल्यू ऑफ है 60 फॉर द बिस्किट्स, और जो वैल्यू है 60, अगर 60 रुपये अगर बिस्किट का पैकेट है तो फाइनल गुड्स कहलाएगा। ऑलरेडी इंक्लूड हम कर सकते हैं वैल्यू ऑफ फ्लोर, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ फ्लोर की 10 रुपये, क्योंकि 8 रुपये में हमने क्या किया था, किसान ने उसको फ्लोर मिल को बेच दिया था 8 रुपये केजी में, फिर उसने फ्लोर मिल ने 10 रुपये केजी में क्या किया, उसको आटा बना के बेच दिया, और उसी को उसने 15 पैकेटों का मूल्य 60 रुपये में बेच दिया बिस्कुट कंपनी ने। जो वैल्यू है इंटरमीडिएट गुड्स की जो फाइनल गुड्स में यूटिलाइज की जाती हैं, वुड हैव बीन इंक्लूड टू काउंट द वैल्यू ऑफ फ्लोर एंड व्हीट को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे, क्योंकि फाइनल गुड्स जब तक ये बिस्किट नहीं बन जाते, कुछ भी चीज़ बन सकती है लास्ट में रॉ मटेरियल्स को यूज करके सेपरेटली, देयरफॉर नॉट करेक्ट, बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग, हम ये काउंट करेंगे द वैल्यू ऑफ सेम थिंग अ नंबर ऑफ टाइम। फर्स्ट एज व्हीट जो हमने देखा, देन एज फ्लोर। सबसे पहले व्हीट 8 रुपये केजी व्हीट फ्लोर ने खरीदा, फिर उसने उस व्हीट फ्लोर कंपनी जो थी, फ्लोर कंपनी ने उसको फ्लोर बना के व्हीट का 10 रुपये केजी में बिस्कुट कंपनी को बेच दिया, और बिस्कुट कंपनी ने उसमें तेल और चीनी मिक्स करके बिस्किट बना के 15 पैकेटों का मूल्य 60 रुपये में बेचा, जो फाइनल गुड्स कहलाता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स हैं एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स चीज़ें, अंतिम वस्तुओं और सेवाएं हैं, उनकी जो वैल्यू है इस सेक्टर में प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग पर्टिकुलरली ईयर, प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन, और जो उसका सम था प्रोडक्शंस का इन 3 सेक्टर गिव, वह इसी को क्या बोलते हैं, तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के जो इनकम है, उन तीनों को हम GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है एक देश का। तीनों सेक्टर की इनकम को हम अगर ऐड कर दें, प्राइमरी की भी, सेकेंडरी की भी और टर्सरी की भी, जो फाइनल गुड्स में मिलती हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ये फाइनल गुड्स की वैल्यू है सर्विसेज की भी, जो एक देश में प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर में। GDP शो हाउ बिग द इकोनॉमी इज, GDP ये शो करती है कि आखिर इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इंडिया में द मेमोड टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज अंडरटेकन बाय सेंटर, जो GDP अगर हम देखते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अंडरटेक की जाती है। दिस मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कई तरह के वेरियस डिपार्टमेंट की मदद से, इंडियन स्टेटों और यूनियन टेरिटरी की मदद से कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन को कि जो टोटल गुड्स एंड प्रोड्यूस देश में हुआ है वो किसका, उसका प्राइस कितना एस्टिमेट किया गया है। उसी को जो तीनों सेक्टर्स के इनकम है उसको एक साल के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा एस्टिमेट किया जाता है और इसी को GDP में शामिल किया जाता है। हिस्टोरिकल चेंजेस जो हम देखते हैं इस सेक्टर्स में जो आते हैं, जनरली हम ये देखते हैं, इट हैज़ बीन नोटेड कि फ्रॉम द हिस्टोरिकल स्टोरीज ऑफ मैनी, कई तरह की कहानियाँ जो हैं, नाउ डेवलप्ड कंट्री दैट एन इनिशियल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, जो इसके इनिशियल स्टेजेज एंड डेवलपमेंट के प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर था, शुरुआत के दिनों में हम ये देख रहे थे कि प्राइमरी सेक्टर था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जा रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से। सबसे ज़्यादा लोग जिसमें इंगेज थे दैट वाज ए प्राइमरी सेक्टर। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग, जैसे ही फार्मिंग की जो मेथड थी, फार्मिंग करने के जो तरीके थे वो चेंज हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स बिगेन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। अब क्या होने लगा, जैसे ही टेक्नोलॉजी हमने बदली एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में बढ़ाने के लिए, हमने मॉडर्न पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स,
हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटी बदली तो प्रोडक्शंस बढ़ने लगा, और जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा हमने नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की एग्रीकल्चर में, और हमें उतना फूड मिला जितना पहले हमें नहीं मिलता था, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, अब लोग क्या करने लगे, अदर एक्टिविटीज़ को भी टेक अप करने लगे। देयर वेर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन, और ऐसे कई लोग थे जो क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स व्यापार करते थे। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचने की जो एक्टिविटीज़ थी इनकी इंक्रीज कई बार बढ़ने लगी। एंड देयर वेर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, और जैसे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो उस प्रोडक्शन को दूसरे नियर बाई मार्केट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत हुई, मैन लेबर्स की भी ज़रूरत हुई, और ज़्यादा लोगों को इस सेक्टर में वर्क मिला। एडमिनिस्ट्रेटर्स आर्मी की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर्स आर्मी एट्सेट्रा, हाउएवर एट दिस स्टेज जो मोस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर से, पीपल वेर ऑल्सो एम्प्लॉयड, तो लोगों को भी इसमें रोजगार मिला। अब अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, अगर हम कहें कि फॉरेस्ट्री है, डेयरी है, माइनिंग है, इन चीज़ों को जब हमने नेचुरल रिसोर्सेस को जब हम यूटिलाइज किया, उसको हमने मैन्युफैक्चर्स किया दूसरे सेक्टर में, जैसे मिट्टी से हमने ईंटें बनाई, मकान बनाने के लिए ईंटों का यूज होता है, तो वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कहलाई। ओवर ए लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल के बाद तक, स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड जो हमने देखे मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो इंट्रोड्यूस किए गए, फैक्ट्रीज आई बहुत सारी, और धीरे धीरे से वो फैक्ट्रियाँ बढ़ने लगी। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्क ऑन फार्म, वो लोग जो पहले फार्म में काम किया करते थे, जिनके पास और अदर ऑप्शंस नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्री, फैक्ट्रियों के आने से बहुत सारे लोग जो पहले एग्रीकल्चर में एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, अब फैक्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से लोग फैक्ट्री में काम करने लगे, वहाँ उन्हें स्किल और अनस्किल्ड के बेसिस पे काम मिलने लगा। पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर गुड्स, अब लोग क्या करने लगे, बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करने लगे। दे वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री एट चीप रेट। सेकेंडरी सेक्टर जो है ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, हैज ओवर टाइम शिफ्ट हैड टेकन प्लेस, दिस मीन दैट इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर हैज चेंज। इसका अर्थ है जो इम्पोर्टेंस है सेक्टर का वो अब क्या करने लगा, बदलने लगा, क्योंकि फैक्ट्रियों में जो चीज़ें बनने लगी, ज़्यादा लोग फैक्ट्री में काम करने लगे, लेबर सस्ते लेबर हायर करने लगे, वो कम कीमतों पे वहाँ चीज़ें बनने लगी, और सेकेंडरी सेक्टर क्या करने लगा, धीरे धीरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर बनने लगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में कहो या टोटल प्रोडक्शन कहो या चीप प्रोडक्ट कहो, ये तीनों ही चीज़ें अवेलेबल होने लगी। और समय के साथ साथ जो इस सेक्टर का इम्पोर्टेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने ले लिया। इन द पास्ट 100 ईयर्स में देयर हैज बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी, कुछ 100 सालों के बाद दोबारा से चेंजिंग आए सेकेंडरी सेक्टर से। आज की डेट में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ अ टर्सरी सेक्टर। डेवलप्ड कंट्रीज में हम टर्सरी सेक्टर का रोल काफ़ी देखते हैं। सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन के लिए। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड, बहुत सारे वर्किंग पीपल भी एम्प्लॉयड हैं सर्विस सेक्टर में। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्री। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो टोटल प्रोडक्शन है एम्प्लॉयमेंट में इन द 3 सेक्टर इन इंडिया, तीनों सेक्टर्स का ओवर द ईयर्स में हमने ये देखा है देयर हैव बीन चेंजेस, काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं डेवलप्ड कंट्री में। वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेशन। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर को इंडिया में ग्राफ के माध्यम से देखें, ग्राफ 1 हमें ये शो करता है, शो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है इन दिस 3 सेक्टर में। दिस इज शोन फॉर 2 ईयर्स 1973 एंड 2003 में। हम ये देख सकते हैं कि हाउ द टोटल प्रोडक्शन ग्रोन ऑफ द
30 ईयर्स में कितना ग्रोन अप हुआ। तो आप इसमें देख रहे हैं जो टर्सरी सेक्टर है इतना आपको दिखा रहा है, इसमें ज़्यादा रोल, यानी कि 1973 में जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का रोल ज़्यादा दिखता है इसमें और सेकेंडरी का कम था और टर्सरी का फिर भी ज़्यादा था। आप देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर का रोल कितना कम था 1973 तक। 2003 में कंडीशन उलट हो गई, टर्सरी सेक्टर का रोल ज़्यादा है, सेकेंडरी का भी दिख रहा है, सेकेंडरी और प्राइमरी का बराबर ही आपको नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। हम ये देखेंगे कि जो राइजिंग है 1970 से 2000 के बीच में जो हमें शो कर रहा है ये टेबल, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंपैरिजन करेंगे हम। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें ओवर द 30 ईयर्स बिटवीन 1973 एंड 2003 तक, वाइल प्रोडक्शन इन ऑल 3 सेक्टर्स, अगर हम देखें तीनों सेक्टर्स में 1973 से 2003 तक जो प्रोडक्शन था ऑल 3 सेक्टर में वो क्या करने लगा, बढ़ने लगा। इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन टर्सरी सेक्टर, बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज हुई टर्सरी सेक्टर। एज ए रिजल्ट इन 2003 में द टर्सरी सेक्टर हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर। जो टर्सरी सेक्टर था वो क्या हुआ, इमर्ज्ड, यानी एक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में उभर के आया भारत में, जिसने प्राइमरी सेक्टर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब वर्ल्ड टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट, अब कारण क्या है कि क्यों आज की डेट में जो टर्सरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें नजर आता है। वाई इज अ टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट, आखिर कारण क्या है कि हम टर्सरी सेक्टर को इतनी वैल्यू देते हैं। द इंक्लूड भी सेवरल रीजन, इसके कई सारे कारण होते हैं। फर्स्ट जो कारण है, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज, बहुत सारी देश में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जैसे हॉस्पिटल होते हैं। अब कारण क्या है कि आज टर्सरी सेक्टर इतना तेज़ी से क्यों उभर रहा है। अब देखिए किसी भी देश में आप देखते हैं 1973 से आज तक के अगर हम देखें जो प्रोग्रेस देखें, इम्प्रूवमेंट देखें देश की, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी देश में हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ सर्विसेज हैं, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिस हैं, इन चीज़ों का तेज़ी से इन सेक्टर्स को बाढ़ आई है। म्यूनसिपल कोऑपरेटिव्स हैं, डिफेंस हैं, ट्रांसपोर्ट है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं। आज की डेट में आप देखिए सभी लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक सर्विसेज कहलाती हैं जो देश के विकास के लिए शायद सर्विस सेक्टर में जरूरी माने जाते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट क्या करती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। सेकेंड में जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को अगर हम देखें, जो कृषि का विकास देखें, एंड इंडस्ट्री का लेटरल डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, इन सर्विसेज का जो डेवलपमेंट है। जो ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं, ट्रेडर्स व्यापार, स्टोरेज देते हैं, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन। ग्रेटर द डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। इन चीज़ों के लिए इनकी डिमांड तेज़ी से बढ़ती हुई दिखती है। थर्ड हम ये देखते हैं कि एज इनकम लेवल, जैसे ही अब आज की डेट में हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बैंक हैं, ये सभी चीज़ें आज की डेट में तेज़ी से उभर रही हैं। तो डेफिनेटली सर्विस सेक्टर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला कारण तो ये है। दूसरा आप देखते हैं जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रेडर्स हैं, व्यापार है, स्टोरेज हम कहते हैं स्टोरेज के लिए, तो ट्रांसपोर्ट लोग ट्रैवलिंग करते हैं, टूरिज्म आ गया है, तो काफ़ी क्या करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, इसमें भी सर्विस सेक्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्या है, जैसे ही आदमी की इनकम बढ़ती है उसका लिविंग स्टैंडर्ड बदलता है, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा लोगों की इनकम बढ़ती है तो बहुत सारे लोगों की डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे ईटिंग है, लोग होटल्स में खाते हैं, टूरिज्म घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं,
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं गवर्नमेंट के मुकाबले में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेते हैं। यू कैन सी दी चेंजेस क्वाइट शार्पली। हम ये सारे चेंजेस सिटीज़ में शार्पली देखते हैं, स्पेशली इन वीक सिटीज़ में। फोर्थ, चौथा हम ये देखते हैं ओवर द पास्ट डिकेड में, कुछ सालों में हमने ये देखा कई नई तरह की सर्विसेज इंडिया में आई है। एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से कई सारी सर्विसेज आई है नई किस्म की, इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं, इसेंशियल हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैव बीन राइजिंग रेपिडली। जो प्रोडक्शन है इन सर्विसेज का तेज़ी से बदल रहा है। इन चैप्टर 4 में वी शैल सी एग्जाम्पल्स, न्यू सर्विसेज के बारे में और इनके एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर, हालांकि हमें ये याद करना होगा दैट नॉट ऑल ऑफ सर्विस इज ग्रोइंग। ये जो सभी सेक्टर है, अदर प्राइमरी है, सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग या अदर टर्सरी या सर्विस सेक्टर है, ये तीनों एक सेम लेवल से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय, हालांकि सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है इंडिया में। एट वन एंड देयर आर ए लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज, लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज हैं दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड। हालांकि जो हाईली स्किल्ड है, एजुकेटेड वर्कर हैं, उन्हीं को जॉब मिलती हैं। जो ऐसी कंपनियां हैं या ऐसे क्षेत्र हैं सर्विस सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर में भी यहाँ कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ लिमिटेड लोगों, क्योंकि सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों को जॉब मिलती है। जो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड हैं, सर्विस सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, भीड़ है भी ऐसे हैं। सर्विस सेक्टर में ही बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर एक पर्सन का स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे कंप्यूटर नहीं आता है तो मुश्किल हो जाएगी। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर, वैसे ही वहाँ सीटें कम है, ऊपर से वहाँ स्किल्ड चाहिए। एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की डिमांड रहती है वहाँ पे। एट द अदर एंड देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, और अदर एंड में हम देखते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ वर्कर इंगेज रहते हैं सर्विस में, सच एज स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, जैसे बहुत सारे सेवाओं में जैसे हम दुकानदारों को देखते हैं, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एट्सेट्रा। दीज पीपल बियरली मैनेज टू अर्न लिविंग एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज। तो ये जो लोग हैं बेयरली मैनेज करते हैं टू अर्न लिविंग, अपनी आजीविका चलाने के लिए दे परफॉर्म दियर सर्विसेज, ये सर्विसेज करते हैं क्योंकि उनके पास नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज होती है। रिपेयरिंग का काम करते हैं, दुकानदारी का काम करते हैं या ट्रांसपोर्टेशंस में काम करते हैं क्योंकि उनके पास अर्निंग का और अदर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग। हालांकि हम देखते हैं कि ओनली ये पार्ट क्या कर रहा है, सेक्टर ग्रोइंग कर रहा है इन इम्पोर्टेंस। यू शैल रीड, हम नेक्स्ट सेक्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि वाई आर द मोस्ट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, आखिर बहुत सारे जो पीपल हैं वो कैसे एम्प्लॉयड होते हैं। ग्राफ 2 अगर हम देखें इसका, ग्राफ 2 में हम देखेंगे परसेंटेज शेयर 3 सेक्टर में जीडीपी। यू कैन डायरेक्टली सी चेंजिंग इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं इन 30 सालों में। 1973 से 2003 के बीच में हम ये देख रहे हैं 1973 में जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा था, यानी कि 45% के करीब था, वहीं पर आप देख रहे हैं इसका ठीक उलट हो गया, जो टर्सरी सेक्टर ने उसका स्थान ले लिया। टर्सरी सेक्टर उतना ज़्यादा स्थान नहीं रखता था 73 तक, लेकिन 2003 के आते आते आज टर्सरी सेक्टर ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, ज़्यादा लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ए रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया, जो रिमार्केबल फैक्ट है इंडिया के बारे में, वाइल देयर हैज़ बीन ए चेंजेज इन द शेयर ऑफ 3 सेक्टर इन जीडीपी, ए सिमिलर शिफ्ट की अगर हम बात करें हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। ग्राफ 3 में हम देखेंगे शोज द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर है इन द 3 सेक्टर्स में इन 1973 एंड 2000 में देख रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन इन ईयर 2000 तक जो प्राइमरी सेक्टर था वो ज़्यादा लोगों को क्या कर रहा था, रोजगार प्रोवाइड करा रहा था। ऐसे अगर हम ग्राफ 3 देखें
इसमें आप देख रहे हैं 2000 तक, अगर हम देख रहे हैं इसमें 2000 आते आते तक ये ग्राफ अगर हम देखें, इसमें हमें ये पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर ही 1973 में तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर, 2000 में भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करा रहा था। दो इंडस्ट्रियल आउटपुट को अगर हम देखें और द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स, जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वेंट अप बाय 8 टाइम, वो 8 गुना बढ़ गया। इस पीरियड में एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप, और जब उत्पादन ज़्यादा बढ़ा तो ज़्यादा से लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री। 2.5 टाइम बढ़ गया था। द सेम अप्लाइज टर्सरी सेक्टर में भी यही नियम लागू हुआ। वाइल प्रोडक्शन इन सर्विसेज सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में भी जब प्रोडक्शंस बढ़ा, जैसे मोबाइल्स है आजकल, टीवीज हैं या रेफ्रिजरेटर हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं आपके, लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ी तो डेफिनेटली हमने ये पढ़ा कि इनकम ज़्यादा बढ़ने से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, तो वो इन चीज़ों की ओर ज़्यादा डाइवर्ट हुआ। 11 टाइम एम्प्लॉयमेंट्स उनको ज़्यादा मिला, 11 गुना। सर्विस सेक्टर रोज लेस देन 3 टाइम, 3 गुना से कम। एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर, इस परिणाम में हाफ ऑफ द जो वर्कर थे इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, मेनली इन एग्रीकल्चर्स में, प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। इन कंट्रास्ट में हम देखें टू दी द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर जो है वो 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस, 3/4 क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। वेर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल, हालांकि वो लेस देन हाफ ऑफ द पीपल के इक्वल माना जाता है। इट मीन्स हाफ ऑफ द जो वर्कर हैं देश में आर वर्किंग, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं आधे से ज़्यादा, मेनली इन एग्रीकल्चर में आधे से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूस करते हैं वो ओनली क्वार्टर यानी 1/4 जीडीपी में योगदान रखते हैं, ये कहना चाह रहा है। जीडीपी में मतलब उनका रोल ज़्यादा नहीं होता। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इसके सन में अगर हम सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को देखें, जो 3/4 प्रोड्यूस करते हैं, वेयर दे एम्प्लॉय, जबकि वो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें आधे से कम लोग भी वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर में आधे से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो क्वार्टर भी उसका प्रोडक्शंस में, जीडीपी में रोल नहीं निभाते हैं। और जबकि टर्सरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आधे से भी कम यानी 3/4 भाग वहाँ काम करते हैं लोग, इसके बाद उसका जो योगदान है जीडीपी में वो ज़्यादा है। आप समझ गए कि जीडीपी में योगदान जिसका होता है उसी का इम्पोर्टेंस माना जाता है। डज दिस मीन्स द वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग, इट मीन जो वर्कर हैं आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करने के बावजूद भी प्रोडक्शंस उतना नहीं कर पाते हैं, जीडीपी में उनका रोल बिल्कुल 0 है। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या अर्थ है, इज देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैट इन, क्या एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल, अगर आप फ्यू पीपल को मूव करें, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, प्रोडक्शन अफेक्टेड नहीं होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ज़रूरत से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो प्रोडक्शंस ना भी करें, इन अदर वर्ड वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, तो जो वर्कर हैं इस सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयड कहलाते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद अगर उन्हें निकाल भी दिया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में तो प्रोडक्शन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे अगर हम स्मॉल फार्मर लक्ष्मी का उदाहरण लें, लक्ष्मी ओविंग अबाउट 2 हेक्टेयर्स में अनइरिगेटेड लैंड में डिपेंड है, केवल बारिश पे डिपेंड है। लक्ष्मी के पास एक फील्ड है, उसमें वो प्रोडक्शंस करती है, लेकिन वो उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी ना होने से वो मानसून पे डिपेंड है एंड ग्रोइंग क्रॉस, और जो खेतों में अनाज उगाती है दैट इज ज्वार एंड अरहर उगाती है, अरहर एक दाल होती है। और लक्ष्मी के परिवार में 5 मेंबर्स हैं और फैमिली वर्क्स इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। वाई दे हैव नाउ वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग। आपने ये देखा कि हर कोई काम कर रहा है, नन रिमेन्स आइडल, कोई भी बेकार नहीं बैठा है। बट इन एक्चुअल फैक्ट में द लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड, लेकिन लक्ष्मी के परिवार में जो इतने मेंबर्स हैं जो उसमें
अपना वर्क का कंट्रीब्यूशन देते हैं, हमें लगता है कि कोई भी खाली तो बैठा नहीं है, लेकिन ईच वन ऑफ इज डूइंग सेम वर्क, सम वर्क, कुछ ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड, लेकिन इसके बावजूद कोई भी क्या है, फुली एम्प्लॉयड नहीं है। Each one is doing some work, but no one is fully employed. This is the situation of underemployment. यही underemployment की situations है, where people are apparently working. लोग काम के लिए तो दिखाई देते हैं, but all of them are made to work less their potential. लेकिन उनको उनकी पोटेंशियल उनका जो है उतना वो अपना बेस्ट नहीं कर पाते हैं एग्रीकल्चर में, और उन्हें उतना प्रोडक्शंस नहीं मिलता है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज इन, इस तरह की जो बेरोजगारी होती है जिसमें उनका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया जाता, यूटिलाइज हो पाता है, छुपा रहता है, इस तरह का कंट्रास्ट विद समवन हु डज नॉट हैव जॉब, जिनके पास जॉब तो नहीं है लेकिन वो जॉब में दिखाई देते हैं ऐसा लगता है, और उनका पोटेंशियल जो है वो भी यूटिलाइज नहीं किया जाता। इट इज़ कॉल्ड डिसगाइज, इसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ऐसे लोग जो एक्चुअली जितना उनके पास पोटेंशियल है उनके अकॉर्डिंग उन्हें काम नहीं मिलता है, तो उनकी जो पोटेंशियल है उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता है, दूसरा लोगों को लगता है कि वो एम्प्लॉयमेंट में है। ऐसे लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर माना जाता है। गुड डे।